नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में आज नवमी की धूम है और नवमी की धूम में जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर लंबा तांता लगा हुआ है भक्तों का। कतारें लगी हुई है। लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर पर, बड़ी काली जी के मंदिर पर बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। 2000 वर्ष पुराना ये मंदिर है जहां पर लोग सुबह से ही अपनी माँ, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द माँ के अपने दर्शन करने के लिए वो आतुर भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर। आपको तस्वीरें वो दिखाते हैं। विशेष महत्व है आज के दिन का और कन्या पूजन के साथ साथ लोग कन्याओं को खिलाते भी हैं। तमाम जगहों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जहां पर कन्या की पूजा होती है और जिस तरीके से सूबे के मुखिया एक छोटी सी बच्ची के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, उसे ओढ़नी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी आई हैं जहां पर बच्चों को चॉकलेट देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन आज विशेष महत्व है पूजा अर्चना का, क्योंकि आज के दिन कन्या का लोग न सिर्फ कन्या की पूजा करते हैं बल्कि कन्या भी खिलाते हैं। और इसी तरह से आज सूबे के मुख्यमंत्री ने नवरात्रि में जो पावन नवमी का दिन है, उस वक्त छोटी सी बच्ची के पैर छू करके न सिर्फ कन्या की पूजा की बल्कि दिखाया कि किस तरीके से हमारे देश में कन्याओं को, महिलाओं को पूजा जाता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि आज महिलाओं से जुड़ी हुई खबर है। नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन आपको एक डेटा बताते हैं कि एनसीआरबी के डेटा में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अपराध में कमी देखने को मिली है और अगर बात की जाए महिला अपराध से जुड़ी हुई तो उसमें खासा कमी साफ तौर पर देखी गई है। अन्य राज्यों की तुलना में 25% की कमी साफ तौर पर देखी गई है। एनसीआरबी के डेटा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो भयमुक्त कानून की बात, सीएम योगी का जो नारा है, अपराध मुक्त की बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं साकार करता हुआ नजर आ रहा है। और सही तौर पर, साफ तौर पर यह बताता है कि महिला उत्पीड़न या महिला अपराध की तरफ कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो लगातार उसमें कमी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने वाला है, धार्मिक जो दंगे होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं शून्य के करीब करीब जो दंगे की जो रिपोर्ट आ रही है वो शून्य के करीब है। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से अपराध की संख्या है या अपराध का परसेंटेज है, उसके ग्राफ में अगर इस तरीके से गिरावट होगी तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। और सीएम योगी इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि लगातार वो जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाने भी जाते हैं और बताते भी हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर जैसे आपने अभी कहा कि आज सबसे पहले तो नवमी की हमारे सभी आईबीसी 24 के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और कल दशहरा है, दशहरा भी आप सब दर्शक से हमारा अनुरोध है कि सकुशल आप लोग मनाएं और किसी तरीके की ऐसी दुर्घटना ना हो पूरे प्रदेश में। हम आईबीसी की तरफ से अपने सभी दर्शकों को नवमी और नवरात्र और दशहरे की और आने वाले और त्योहारों की बधाइयां देते हैं। जैसे आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है और आज दुर्गा नवमी भी है। उसी के तहत मैं आपको बता दूं अखंड कि आज कल थाना शिवगढ़ क्षेत्र में
एक युवक ने अपनी किसी एक प्रेमिका कह सकते हैं, एक महिला को शादी का जो है झांसा दिया था, और झांसा देने के बाद कई सारे वाद विवाद उत्पन्न हुए। उसके बाद वादनी की ही तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और गिरफ्तार किया है, उसको जेल भेजा है। मतलब कि अगर बात करें तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगा है, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर। सबसे बड़ी चीज मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार की एक सबसे बड़ी इस समय योजना चल रही है, महिला सशक्तिकरण, हर जिले में पुलिस अगर काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक ये अभियान जोरों शोरों से चलेगा तो ये लगभग 1 महीने का, लेकिन 2 अक्टूबर तक इसकी रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। उसी को लेकर थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म करने वाले, शादी का झांसा देकर व्यक्ति को एक थाना शिवगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक अभिक्षा में भेजा गया है। तो ये बड़ा मामला निकल करके आया है, जहां पर अगर बात करें तो पुलिस अभी जिस हिसाब से महिला सशक्तिकरण, स्कूल में जाना, कॉलेजों में जाना और महिलाओं को जागरूक करना, हर एक चीजें बताना, तो उस चीज को लेकर के अखंड, अभी आपने भी कहा कि सरकार भी, उसकी मंशा भी एकदम साफ है कि आने वाले समय में महिलाओं को एक अलग प्राथमिकता देना उत्तर प्रदेश में, और हर एक अधिकार तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में और पुलिसिंग में अगर बात करें तो देखने को मिल रहा है। और उस हिसाब से लोग जो महिला सशक्तिकरण को बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा अभियान भी चला, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश एक, जैसे आपने कहा कि रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश अभी जो है ठीक ठाक लेवल पे है, तो उस तरीके की कहीं ना कहीं अब जो रणनीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो जमीन स्तर पे देखने को भी मिल रही है कि आप हर एक चीज के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, जिस तरीके की आप जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है। आपको बता दें कि मिशन शक्ति चला रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और मिशन शक्ति का जो मेन या मुख्य उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण का ही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई होती हैं, और अभी भी मैंने आपको एक डेटा बताया था जिसमें कहीं ना कहीं जो महिला अपराध की संख्या है उसमें खासी गिरावट देखने को मिली, और अपराध जो है वो लगातार घटते चले जा रहे हैं। और अगर कुछ अपराध हो भी रहे हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। जैसा कि इंद्रवीर ने बताया भी है कि एक व्यक्ति ने एक महिला को शादी का झांसा देकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की जब उस वादनी की तरफ से तहरीर मिली तो पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर साफ तौर पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आती है और महिलाओं के मामले में पूरी संजीदगी दिखाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल इंद्रवीर यही है, क्योंकि देखिए आपने बताया कि अभियान जोरों शोरों से चलाया भी जा रहा है, साफ तौर पर धरातल पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात है, कई बार ऐसी जगह भी होती है, कई बार ऐसी घटनाएं भी होती है कि इसी की आड़ में कुछ महिलाएं लोगों को फंसाने का काम भी करती है। ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि पुलिस के पास वो पहुंचते हैं, पुलिस के पास वो तहरीर देते हैं। ऐसे में पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं लगातार, और ऐसे मामलों की बात सी आ गई है जहां पर महिलाएं इस तरीके की बातें कर रही हैं, और कोर्ट ने भी इस पर कई बार टिप्पणी भी की है। कैसे चैलेंजेस को फेस करती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अखंड, आपने सही कहा, और अभी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही IBC 24 ने खबर ब्रेक करी थी, जो हमारे यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगभग बड़े अच्छे से लगी है और गई भी है। और अभी थाना कोतवाली नगर रायबरेली ने 8 महिलाओं को, जैसे आपने बताया, अंतर जनपदीय 8 महिलाओं को न्यायिक परीक्षा में भेजा है, टप्पेबाजी करते हुए, चोरी की रणनीति बनाते हुए। 13 सितंबर 2025 को उन्होंने थाना मिल एरिया SDS स्कूल के सामने एक ज्वेलर की दुकान में ज्वेलरी भी चोरी करी, दिन दिहाड़े मुकदमा पंजीकृत था। तो ऐसे 8, जैसे आपने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसा कृत्य करती हैं, मैं उसको जवाब दे रहा हूं कि उन महिलाओं को भी रायबरेली पुलिस, उत्तर प्रदेश शासन सबक सिखा रहा है, और जो महिलाएं जागरूक नहीं है उनको भी लेके, तो अभी ये 8 महिलाओं को भी रायबरेली पुलिस थाना नगर कोतवाली ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिक्षा में भेजा है। अब ऐसे अगर कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये तो फिर वो हो गया ना कि आपको जो हम आपको आपकी पूजा कर रहे हैं और फिर आप दूसरे अपने ही पूजा के आड़ में आप अपना रक्षक ही भक्षक बन रहा है, तो ये नहीं चलेगा ना। ये सूबे की सरकार ने एकदम साफ जाहिर कर दिया है, अगर अपराध है और अपराधी हो, फिर वो चाहे आप महिला हो चाहे जो,
महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध में आप अगर पाए जाओगे, महिला सशक्तिकरण में आपको जागरूक किया जा रहा है, महिला अपराध में अगर आप टप्पेबाजी, चोरियां और अपहरण बच्चों का ये सब करते संलिप्तता में पाए जाओगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक सीधे सीधे लक्ष्य है कि आपको अखंड बख्शा नहीं जाएगा। उसमें आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपराध जैसे आपने कहा तो कई सारे अपराध में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कम हुई तरीके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए बख्शने की बात नहीं है, क्योंकि जब आपको शक्ति प्रदान होती है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उस शक्ति का लोग दुरुपयोग करते हैं। कई हमारे यहाँ अगर हम आध्यात्मिक रूप से भी देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर इसका वर्णन भी है, लेकिन साफ तौर पर कई बार ऐसा होता है कि जो शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं उस शक्तियों का आप दुरुपयोग करने लगते हैं। किसी को झूठे मुकदमे में फंसाने की आप तहरीर दे करके चले आते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन इस मामले में भी पुलिस को बड़ी सतर्कता के साथ जांच करनी होती है, क्योंकि बहुत से मासूमों को भी फंसाने का काम किया जाता है। और साफ तौर पर एक बात और भी देखी गई है कि कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आई कि किस तरीके से उनकी पत्नियों ने अपने पति की हत्या कर दी है। तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण एक तरफ बहुत भावी अभियान भी चलाया जा रहा है मिशन शक्ति के तहत, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं। इनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और न्यायपालिका ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कहीं ना कहीं पुलिस को निर्देशित किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी निकालो जी। अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद में एक कुड़रा गांव पड़ता है, जहां पर यहाँ पर एक जितेंद्र सिंह बबलू जी हैं जो सांप का रेस्क्यू करते हैं। जो भी मतलब न तो को सरकार से कुछ लेते हैं, ना यहाँ का प्रशासन को कुछ देता है। लेकिन इनके सामने एक समस्या, इनकी एक पोस्ट कल वायरल हुई है, इन्होंने जिसमें लिखा है कि जो जिसके घर पे सर्प निकलता है, जो फोन करते हैं कि भाई साहब आप आ जाइए, हमारे फोन वो सांप निकला है। और जब ये जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सांप भाग गया है, तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो उन्होंने लिख दिया, इन्होंने एक पोस्ट वायरल की थी कि अब हम सांप का रेस्क्यू नहीं करेंगे। हमारे साथ में देखिए एक नांग पकड़े हैं और इन्होंने ये 5,000 सांपों का रेस्क्यू किया हुआ है, चाहे वो सरकारी स्तर से हो चाहे वो घरेलू स्तर से हो। अगर कोई रात को 2 बजे फोन करता है, ये बिना किसी से लिए उनके घर जाते हैं और सर्प को पकड़ते हैं और उस सर्प को उसको सुरक्षित रेस्क्यू में जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर इन्होंने कल एक बहुत जो है दुख भरी दास्तान डाली और कोशिश वायरल की थी। तो आज हम उनसे मिलने आए थे, आप ये क्यों मतलब छोड़ना चाहते हैं, क्या वजह है? ये हमारे साथ कुछ बबलू जी देखिए, ये पकड़े देखिए, सांप खुद दिखा रहे हैं। ये क्या हमारे जैसे मैं बबलू किशन दास, स्नैक रेस्क्यू टीम हरदोई से। और हमारा काम जो है कई वर्षों से चलता चला आ रहा है, बेजुबान जीवों को बचाना, अपने समाज के लोगों को सुरक्षित करना। और ये स्पेटिकल कोबरा नाग है जो कि एक सफेरा के पास से लिया है हमने। सफेरा लोग करते क्या है, इनके दांत तोड़ देते हैं, इनका वेनम जो है वो भी निकाल देते हैं और फिर लेके घूमते हैं और ऐसे सांपों के साथ वो गलत व्यवहार करते हैं। तो इसी वजह से सफेरा के पास से ले लिया है और इसको जंगल में छोड़ने जा ही रहा था। अभी 1 घंटे हुआ है तो राम जी करना है। हाँ, 1 घंटे हुआ है लगभग इसको लिए हुए और इसको जंगल में छोड़ेंगे। अरे ये बताइए, आपने कल एक पोस्ट वायरल की थी कि हम आप सांप का रेस्क्यू नहीं करेंगे, आखिर क्या वजह? और जो आप रेस्क्यू करते हैं उसके लिए क्या आपको यहाँ जिला प्रशासन को देता है या सरकार को मिलती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी भारत के सर्प मित्र हैं सभी लोगों के लिए यही स्थिति उपस्थित रहती है कि जितने भी सर्प मित्र हैं उनको सरकार कहीं से कुछ नहीं देता, शासन प्रशासन किसी भी सर्प मित्र को कुछ नहीं देता है। हमारे पास जब फोन किया जाता है, जिसके घर में निकलता है उसी से तेल पेट्रोल खर्चा जो भी होता है, लड़के लोग सामान उनके घर का हटाते हैं, मेहनत करते हैं। हम लड़के लोगों को लिवा के जाते हैं भाई, तो सामान पड़ा होता है वो लेबर ही हटाएगा, हम लोग इतना सामान नहीं हटा पाते हैं, तो उसके लिए भी खर्चा देना पड़ता है। जो लोग फोन करते हैं उन्हीं से सहयोग हमें लेना पड़ता है। लेकिन स्थिति हमारे पास जब बिगड़ जाती है, जब हमारे पास फोन किया जाता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम चल के जाते हैं वहां पे, और जब वहां से फोन आ जाता है कि भैया सर भाग गया है। अब बताइए, हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा चुके हैं, सर्प तो भाग गया है, अब डीजल पेट्रोल का खर्चा 30 किलोमीटर चले गए हैं, वापसी आएंगे तो 60 किलोमीटर हो जाएगा, उसका कोई खर्चा नहीं देता है। ऐसी स्थिति एक बार की बात नहीं, कई बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है, तब जाके हमने कल पोस्ट डाली थी मजबूरन। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आप पूरे विभाग में भी सर्प पकड़ने जाते हैं, या आप जिला प्रशासन के यहाँ कई भी यात्रा जैसी में कई जगह गए हैं आप। जी जी। तो उसमें कहीं ना कहीं पर आपको वहाँ पर क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? असुविधाएं तो बहुत होती हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो असुविधा हमारे लिए ये होती है कि जब भी किसी के घर से या शासन प्रशासन के यहाँ से फोन आता है तो आधा घंटे में, सांप ऐसी चीज है वो रुक तो सकता नहीं है, वो हलचल करता है, वैसे ही बार बार फोन करते हैं। आधा घंटे में, कम से कम आधा घंटे में 10-5 बार फोन आ ही जाता है। गाड़ी वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना पड़ता है। दूसरी बात, हम लोगों के पास कोई साधन वगैरह तो होता नहीं है, तो हम लोगों को साइड मिलने में भी बहुत प्रॉब्लमें होती हैं।
हम लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, हम लोगों को साइड नहीं मिलती है और हमको देरी भी हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि हमें देरी हो गई और सर्प को वहां पे लोगों ने मार दिया। दूसरी बात, कई एक बार ऐसा भी हुआ कि लोग सर्प को मारने के चक्कर में खुद ही बाइट कर लिया सांप ने लोगों को बाइट कर अभी लिया। कल कल एक सर्प ने जो है काटा है, उसमें माँ बेटी की मौत हो गई है। हाँ हाँ, ये अब मेरे पास ये भी कल की न्यूज़ घटना आई है थी। जी जी। तो कहीं ना कहीं मतलब हम आपसे जानना है, जैसे जो सर्प आप पकड़े हैं, आप पकड़ने जाते हैं, जी, तो उसमें जो महिलाओं को से उनको क्या संदेश देते हैं सर? देखिए ऐसा है, पहली बात तो वहां पे जो तिहानी का मामला है शायद ये, और वहां पे सर्प माँ बेटी खत्म हो गए हैं। उसका कारण यही था कि वो लोग झाड़ फूक करवाने चले गए थे और झाड़ फूक से कोई नहीं बचता है, क्योंकि झाड़ फूक करने से किसी का जहर अगर उतारा जाता तो फिर जो है हॉस्पिटल है ये क्यों बनाए जाते। दूसरी बात, जो एंटीवेनम बनाने में हमारी सरकार गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो क्यों बनाए। तो झाड़ फूक से जब भी जहर वाला सर्प काटेगा कोई बचा नहीं सकता है। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है, निवेदन है कि जितने भी झाड़ फूक करने वाले हैं, जो सर्पदंश होता है और वो झाड़ फूक करने की दुकानें लगाए बैठे हैं, इनकी दुकानें बंद करवाई जाए और दूसरी बात, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा और इन सांपों की काटने से जो अंधविश्वास में फंसे समाज के लोग हैं वो ऐसे ही मरते रहेंगे। बोलिए, आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जो सर्प आपके पास में है जी और जो सर्प जैसे आप जाते हैं पकड़ने के लिए, जी जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहते हैं, घरों में साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरी बात, घर में चूहा मेढक अगर होगा तो सांप अनिवार्य ही आएगा, क्योंकि सांप को जो है चूहा मेढक उनका भोजन है और उनको इनकी दुर्गंध जो है महसूस होती है, तभी सांप जो है घरों में घुसते हैं। और घर में लोग झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं, और ये इसके लिए मतलब अगर काट रहे तो वो कहाँ जाए वो? देखिए, जब भी किसी को सर्प काट ले तो सीधे जिला अस्पताल जाए, जहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। और हमारी सरकारें जो हैं वो एंटीवेनम बनाने में बहुत खर्चा होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो कि सांपों के जहर से ही एंटीवेनम बनता है। ठीक है, तो इनका बचा रहना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब भी किसी को सांप काटे जिला अस्पताल जाइए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही जाइए, क्योंकि ये सांप जो है स्पेटिकल कोबरा नाग है। इसका इस तरीके से मैं इसलिए पकड़ा हूँ क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं है, क्योंकि जहर और दांत इसके सपेरा ने तोड़ दिए हैं। उसकी मेरे पास वीडियो भी है। ठीक है, तो सांप जो है जहर वाले जब काटते हैं तो सिर्फ एंटीवेनम ही एक इलाज है जो बचा सकता है, और सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम उपलब्ध होता है। अच्छा, सर्प आप जब पकड़ने जाते हैं तो खतरे भी तो हो जाते हैं। आप जब किसी सर्प पकड़ने गए तो काफी जहरीले सर्प होते हैं, कैसे इसको कर लेते हैं आप? देखिए ऐसा है, इसी के लिए ट्रेनिंग होती है, पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को, और मैं ट्रेनिंग किया हुआ हूँ। ठीक है, और सर्पों के बारे में, सभी सर्पों के बारे में जानकारी है हमको। सुरक्षित पूर्वक पकड़ने के लिए हमारे पास टोन होती है। हालांकि दस्ताना अभी तो कैसे नहीं बन पाया है जो सर्पों से बचा सके, लेकिन फिर भी हम लोगों को ट्रेनिंग होती है। आज तक मैंने 5,000 से प्लस सांपों को पकड़ा है और कभी भी किसी भी जहर वाले सांप ने हमको आज तक बाइट नहीं किया। ये हमारे जनता का और ऊपर वाले की कृपा है और जनता का हमारा आशीर्वाद दुआएं हैं। तो अखंड जी, ये लोग की एक समस्या थी है कि लोग फोन करते हैं और ये जाते हैं, जब जब आधे दूर पहुंचे लोग कह देते हैं कि आप ऐसा सर्प भाग गया है, तो वाकई में कष्ट होता है। ये किसी से पैसे भी नहीं लेते हैं और पेट्रोल भी अपना खर्च कर रहे हैं कि ये बाइक पीछे खड़ी है और उसके गाड़ी भी है और उसी से जाते हैं जी अखंड। अब बिल्कुल आदर्श, देखिए बड़ी सही बात है कि एक व्यक्ति जो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, एक कॉल पर ही वो आपके पास पहुंचने के लिए एकदम व्याकुल नजर आता है कि आपकी जिंदगी जोखिम में ना हो। क्योंकि कई बार कई ऐसी घटनाएं साफ तौर पर देखी गई है जहां पर सांप के काटने से लोगों की मृत्यु हो गई, और आपने भी बताया कि हाल में ही 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। सबसे बड़ी बात है, जो बातें इन्होंने बताई हैं ये अपने आप में बहुत गंभीर भी बातें हैं, क्योंकि इनका भी दर्द है कि अगर ये लोगों के घरों तक जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, सांप को बाहर निकालते हैं, उसके बाद इनको कुछ नहीं मिलता, लोग इन्हें वापस भेज देते हैं कि सांप चला गया। लेकिन इनके भी दर्द को समझना बेहद जरूरी है। इन्होंने दर्द, अपनी पीड़ा वहां पर कहीं ना कहीं पूरी साफ तौर पर जाहिर की है। और दूसरी चीज देखिए, इनका दिल भी कितना बड़ा है कि जिस सांप को इन्होंने पकड़ा है ये उसे जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि सर्प जो भी सपेरे होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बहुत सी मानवता की बातें साफ तौर पर करते हुए नजर आ रही है कि 5,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू इन्होंने किया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, सरकार को ऐसे लोगों के कुछ ना कुछ जरूर मदद करनी चाहिए, जो भी हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी तरीके की राशि हो उस राशि को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राइवेट व्यक्ति के पास जब समस्या आती है तो वो तभी कुछ देता है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए और इनकी जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कम से कम इस बात को विशेष नोटिस कर लें कि देखिए
ये 5,000 से ज्यादा सांपों का इन्होंने रेस्क्यू किया है और ये भी बता रहे हैं कि किसी भी बाबा के पास झाड़ फूक के लिए मत जाइए। अगर आपको सांप काटता है इस स्थिति में आप सबसे पहले जिला अस्पताल जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जब इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है तो लोग झाड़ फूक कराने के लिए चले जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में साफ तौर पर देखा भी गया है। लेकिन इनकी बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने की है, इसलिए सभी लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं जो जान रहे हो देख रहे हो, ग्रामीण इलाकों से ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हो, कम से कम जब ऐसी स्थिति हो तो जिला अस्पताल जरूर जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी उन बाबाओं के हाथ में नहीं है जो झाड़ फूक का नाम आप करते हैं, बल्कि इन डॉक्टरों के हाथ में है। ये भी उस चीज को बता रहे हैं। तो कम से कम सरकार को इन लोगों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए अपने दर्द और पीड़ा को उन्होंने जाहिर किया है, सरकार को कम से कम इनके लिए कोई ना कोई बेहतर कदम ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अखन जी, हम एक मिनट का समय हो रहा हूँ आपसे बताइए लेंगे। जी बताएं। देखिए हमारा सभी समाज से और जितने भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं उन लोगों से एक ही निवेदन है, जब भी किसी के घर में दुकान में कहीं पर भी सांप दिखे, ठीक है, तो पहली बात तो मारने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि मारने की कोशिश करोगे तो आपको भी वाइट हो सकता है। तो जब भी आपके पास सांप पकड़ने वाले का नंबर हो तो कॉल कर सकते हो, नहीं तो 112 नंबर पे सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, वो वन विभाग के पास खुद कॉल किया जाएगा और सांपों को सुरक्षित पूर्वक पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, जब भी किसी को सर्प काटे जिला अस्पताल ही जाए, और जो झाड़ फूक करने वाले सर्पदंश मरीजों को बचाने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर ही बहुत बहुत पुलिस विभाग को इस चीज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इनका जो झाड़ फूक वाला है ये बिजनेस बढ़ता रहेगा। सर्पदंश मरीज जो हो जाते हैं वो मरते ही रहेंगे। साझा की है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और हमारे दर्शक जो देख भी रहे होंगे वो जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे और ऐसी कभी जो स्थिति पैदा होगी तो जरूर कहीं ना कहीं 112 पे फोन करेंगे। चाहे आप आपके साथी आप जैसे लोग जो लोगों की निःशुल्क या फिर शुल्क लेकर के ही सहायता करते हो उनके पास जरूर फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल अखंड, देखिए आज प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर की स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर पुलिस से जुड़ी हुई है, जिसमें देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होती है। उसके पास से तकरीबन 250 ग्राम स्मैक बरामद होता है और एक गोलियां बरामद होती है। मेरे पास शॉर्ट्स है, वो शॉर्ट्स दिखा दे, अस्पताल के शॉर्ट्स है। वो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुठभेड़ के बाद भी उसके पास से 250 ग्राम के लगभग उसके जेब में जो है स्मैक। सोचिए, नशीले पदार्थ का कारोबार इतनी तेजी से फल फूल रहा है प्रतापगढ़ में। अभी आपको बताया था कि 501 ग्राम, तकरीबन 5 करोड़ से अधिक जो है नशीला पदार्थ, एमडी कहा जा सकता है, कि वो पकड़ा गया था। अभी कल की डेट में फिर से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। तकरीबन 111 ग्राम एमडी बरामद हुई। सोचिए, एमडी का कारोबार, स्मैक का कारोबार, गांजे का कारोबार इतना फल फूल रहा है प्रतापगढ़ में कि अब पुलिस जब से एसपी दीपक भूकर आए हैं तब से लगातार एक्शन पे एक्शन किए जा रहे हैं। इतना बड़ा कारोबार पूरे प्रतापगढ़ में फल फूल रहा था और अभी तक के अधिकारियों को पता नहीं था। अब पता तो रहता है, अधिकारियों से ज्यादा कर्मचारियों को पता रहता है, उनके निचले स्तर को पता रहता है, लेकिन कोई भी जहमत नहीं करता है अपने अधिकारियों को सूचित करने का। लेकिन दीपक भूकर जब से आए उन्होंने अपनी एक ऑन फील्ड जो है टीम उतारी। तो टीम उतारने के बाद जब ग्राउंड पे सच्चाई उनको पता चली, क्योंकि 1 हफ्ते हुए हैं उनको आए। 1 हफ्तों में ऐसा एक्शन पहली बार देखने को मिल रहा है। देखा गया कि सुखबीर सिंह के मामले में किस तरीके से एसपी के ऊपर काफी दबाव पड़ा था और ये भी कहा जा रहा है कि एसपी को हटाया इसलिए गया है कि सुशील सिंह के मामले में उन्होंने ढील नहीं दी। तो डॉक्टर अनिल कुमार जब थे तो उन्होंने कोई ढील नहीं दी। अपराध किए हैं तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे और न्यायालय से आपको सजा दिलवाएंगे। वही चीज दीपक भूकर भी अपना रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि देर रात जब मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद कई राउंड फायरिंग हुई। प्रेम गौतम नाम है उर्फ हितेश, इसके ऊपर आधा दर्जन के आसपास मुकदमा दर्ज है। डकैती, चोरी, लूट, हत्या और हत्या का प्रयास जैसे कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी और अब जाके बड़ी कामयाबी मिली। ऐसा ये भी माना जाए इसका काफी बड़ा गैंग है, गैंग के साथ ही काम करता है और जो पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड भी चाह रही है, क्योंकि जो चोरी की घटनाएं हुई है इसमें इसका भी हाथ हो सकता है। अब अखंड आते हैं दूसरी बड़ी खबर पे, जिसमें हमारी कल आपकी चर्चा भी हो रही थी, आपने कॉल भी किया था मेरे पास और
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया काफी चर्चाओं में है इस समय, और चर्चाएं लगातार बनी हुई है। कल फिर से एक पोस्ट उनकी बेटी ने किया कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और मैं उस पोस्ट को पढ़ दे रहा हूँ, और उसका जो है हिंदी में भी पढ़ दूंगा। समवन मोर फोटो ऑफ द गॉन ओनली फैन वेपन, दीज आर द पीपल यूज इंटीमेटेड यूज रोमिंग फ्री। उन्होंने थ्रेड के बारे में साफ तौर पे लिखा है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है उनको देखिए बिल्कुल फोटो चल रही है, साफ तौर पे पूरा वेपन्स के साथ में है, और एक ऑडियो भी वायरल हुआ है राजा भैया की बेटी का। उन्होंने साफ तौर पे उस ऑडियो में बोल रही है कि जान से मारने की धमकी दे रहे हो, सोच समझ के बोले। पूरी प्रतापगढ़िया लैंग्वेज में वो बात कर रही हैं, जिस तरीके से प्रतापगढ़ में बोला जाता है, कह सकते हैं कि पूर्वांचली भाषा में बात कर रही है साफ तौर पे। देखिए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार चर्चाओं में है, और इनका पारिवारिक मसला अब सोशल मीडिया पे काफी तैर रहा है, और काफी जो है ट्रेंड कर रहा है। देखिए अखंड, आपको बता दें कि जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का बयान नहीं आ रहा, लेकिन उनके जो चचेरे भाई हैं अच्छा प्रताप सिंह और गोपाल जी, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और अब ये गोपाल जी साफ तौर पे एक तरीके से सामने आ ही चुके हैं, लेकिन एक परिवारवाद दाखिल हुआ है जो प्रतापगढ़ में। अब ये देखने वाली बात होगी कि भावनी सिंह आती है कि नहीं आती है, और उस पेशी पे पेश होती है कि नहीं पेश होती है। फिलहाल अभी तक ये बात करें तो उनके तरफ से कोई भी वकील जो अपना वकालतनामा अभी तक दाखिल नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि भावनी सिंह आएंगी नहीं। वो अपना पक्ष जहां साकेत कोर्ट में रख रही है, वो साकेत कोर्ट के लिए ही रहेंगी। तो साफ तौर पे अखंड आपको बताते चले कि एक राजघराने का और इतने दिनों से विवाद अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। फिलहाल अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप है। भावनी सिंह किसी बड़े राजनेता के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनसे जब हमारी कल देर शाम बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये इसमें एक बड़े राजनेता का हाथ है। अब इससे राजनीति की जा रही है या इस परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की चुप्पी ही साफ कर रही है कि पारिवारिक मामला है, और इसको परिवार में ही वो निपटना चाह रहे हैं। लेकिन भावनी सिंह इसे पूरी मीडिया में छाना चाह रही है। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत से जो बड़े नेता होते हैं बहुत सोच समझ के ही अपनी बातों को आगे रखते हैं। शायद यही कारण है कि इस पूरे मामले पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कई बार देखा भी गया है कि लोग परिवार बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की छोटी सी, या कहते हैं कि कुछ लोगों का अपना ईगो कहीं ना कहीं इस परिवार को एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर देता है कि समाज भी उस पर सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगता है। और आज के इस सोशल मीडिया के दौर पर तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं, लेकिन सही बात है कि अगर परिवार के अंदर की बात परिवार के अंदर ही अगर सुलझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। सड़कों पर आने के बाद परिवार में जो अनसुलझे मामले होते हैं वो सुलझते नहीं है, और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को सामने आकर के बैठ करके जो भी चीजें करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए। फिलहाल एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, और जैसे एक के बाद एक, चाहे उनके बेटे की तरफ से पोस्ट आए चाहे उनकी बेटी की तरफ से पोस्ट आए, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरीके से राजा भैया की बेटी को कौन धमकी दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि अगर उनकी बेटी ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, गंज के साथ फोटोग्राफ डाली हुई है, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन शायद ही कोई हिम्मत जुटा पाएगा प्रतापगढ़ के राजा की बेटी के खिलाफ बंदूक उठाने की। और बिल्कुल सही बात है, फिलहाल जब आरोपी घर वालों पर अपने पिता पर ही लग रहे हो तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये पारिवारिक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर जरूर आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दूं, आज सुबह सुबह मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसा हुआ है। शताब्दी थाना क्षेत्र, ये हाईवे पर एक दुर्घटना हुई जहां पर 6 लोगों की हाथों हाथ मौत हो गई है। आपको बता दूं, उसमें एक महिला भी थी और 5 पुरुष हैं। ये लोग अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे हरिद्वार, और हरियाणा से ये लोग आ रहे थे।
और उस दौरान एक ट्रक खड़ा था, ट्रक में जाके ये कार लड़ गई और काफी भीषण हादसा हुआ, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें शोक व्यतीत किया है और उन्होंने भी प्रशासन को कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने प्रशासन को कहा है कि जल्द ही देखा जाए कि उस टाइम सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर किसी को बचा सकते हैं तो इनकी उपचार के लिए जल्दी जल्दी से मेडिकल टीम जाए और इनको मेडिकल पूरी तरह से इनकी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए। परंतु ये दुख की बात है कि वो 6 के 6 लोग खत्म हो गए और बस अब पूरे परिवार में कोहराम मच गया है और उनके हरियाणा में पूरी तरह से सूचना गई है कि अभी तो एक अस्थियां लेके ही जा रहे थे विसर्जन करने और अब इस तरह से एक दुख भरी घटना सामने आ गई और 6 लोग एक साथ खत्म हो गए। ये बहुत बड़ी बात हुई है और इस बात को लेकर मुजफ्फरनगर में भी प्रशासन में काफी दुख का माहौल है कि इस तरह की घटना सामने आई है। अखंड। बिल्कुल अजय, देखिए किसी के लिए भी बहुत दुख की घड़ी होती है जब अपने ही पिता की अर्थियां लेकर के वो जा रहे हो और उस दरमियान इस तरीके का एक भीषण सड़क हादसा हो जाए जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि लगातार आए दिन हादसों के शिकार कई सारी गाड़ियां होती हैं। लोगों की अगर खबर की बात की जाए तो बड़े अधिकारी हों या फिर आम लोग हों या फिर ट्रैक्टर पर चलने वाले लोग हों या बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग हों, वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे हो, किसी भी हाईवे पर हो, सवाल यही खड़ा होता है क्या जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं या फिर हाईवेज हैं वहां पर क्या कोई सुरक्षा कर्मी है या फिर पैरामीटर जो लगाए गए हैं जो लोगों के स्पीड को रोकने का काम करते हैं, क्या वो महज इसलिए लगाए गए हैं कि लोगों की स्पीड से अपने चालान को बचाने के लिए वहां पर अपनी गाड़ी को धीमा कर लें। तमाम जगहों पर ऐसा देखा गया है कि किस तरीके से जो ओवर स्पीड के लिए जो वहां पर ट्रैकर लगे होते हैं, लोग जैसे उनको पता होता है जो चलते हैं कि आप इस जगह पर ट्रैकर है, वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम कर लेते हैं, फिर आगे चल के अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा लेते हैं। क्या उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या चालान ज्यादा महत्वपूर्ण है? जब सरकार ने नियम बना रखा है कि इस स्पीड में ही चले, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस जाती है, आखिरकार क्या वहां पर इस तरीके की कोई एक जगह नहीं है जहां पर इस तरीके से गाड़ियों को पार किया जाए? कई जगह ऐसे ही हादसे होते हैं कि खड़ी गाड़ियों में पीछे सारी गाड़ियां जो है वो वहां पर आके लड़ जाती है, उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या करते हैं हाईवे के जो वहां पे टोल प्लाजा के लोग होते हैं, हाईवे अथॉरिटी के जो लोग होते हैं, क्या वहां पर कोई मानक नहीं बनाते हैं? क्या किस तरीके के हादसे लगातार होते जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे हैं? देखिए अखंड जी, ऐसा है कि प्रशासन कहीं कहीं गाड़ियों को, जैसे बड़ी वाहन जो होती हैं उनको रोका जाता है और उनको इसलिए नाइट में चलने के लिए कहा जाता है कि रात में आप चलिए कि दिन में ट्रैफिक ना हो, और हाईवे पे कई कई जगह रोक दिया जाता है। तो सुबह सुबह ये गाड़ी सुबह सुबह रुकी हुई थी, तो इसी तरह से ट्रक जो होते हैं जिसमें माल होता है, गाड़ियां होती हैं, बड़ी वाहन होते हैं, इन लोगों को कहीं कहीं हाईवे पे रोका जाता है कि ताकि जाम की वजह से स्थिति जाम की ना हो और इनको रोक दिया जाता है, जिसको लेकर वहां पर रोका गया होगा। और सुबह सुबह गाड़ी ये तेजी से जा रही थी और आपको पता ही है कि आदमी सुबह सुबह कोई भी अगर वाहन चलाता है, तो आपने अभी ब्रेकर की बात की, रेड लाइट की बात की, ये सब सुरक्षा की बात की, तो इन्हें भी देखकर ध्यान देना चाहिए कोई भी। और हो सकता है कि सुबह सुबह चले हैं तो नींद का भी प्रभाव रहता है, जिसके कारण ये घटना हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है और प्रशासन पूरी तरह से देखिए हर तरीके से लगती है कि हाँ भाई सड़क सुरक्षा के लिए तो सही तरह से नियम करके लेके चलें, और कई चालान भी काट रही है, लगातार सब जगह चालान काट रही है कि लोग नियम में पालन करें। और एक नियम और भी चालू किया है प्रदेश सरकार ने कि भाई हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और आप देखिए पेट्रोल पंपों पे फिर यही भी तो अजय उसी समस्या है। अजय, सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे देश में। नियम कायदे कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन लोग उस कायदे कानून को खुद ही तोड़ते हैं। लोगों को हेलमेट अपनी जिंदगी के लिए नहीं महफूज लगता है, उनको हेलमेट चालान के लिए महफूज लगता है। जब लगता है कि पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं पर लाइट्स लगी हुई हैं जहां पर ट्रैकर कैमरे लगे, वो हेलमेट पहनते हैं। जिस देश में लोग चालान के लिए हेलमेट का उपयोग करते हो, सीट बेल्ट का उपयोग करते हो, या फिर स्पीड जो ट्रैकर होता है उसके पास आके अपनी गाड़ी की रफ्तार को धीमी करते हो, उस देश के लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। प्रशासन कुछ भी कर ले, ये लोग मानने वाले नहीं है। लोगों को अपनी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं कि उनकी जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि नहीं भैया, सरकार और प्रशासन उनसे चालान के लिए इस तरीके का काम कर रहा है, उनसे चालान लेना चाहता है। क्या कोई व्यक्ति सारे नियम कायदे कानून को मानेगा तो क्या उसके पास चालान आएगा? कि क्यों कोई नहीं समझता है? क्या उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर चालान ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं समझता है? सबसे बड़े सवाल यही है कि लोगों को ना पता नहीं क्या है कि अपने ही चीजों को, अपने ही लोगों को कानून के बारे में बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कई कई बार, मैं मान सकता हूँ इस जगह पे हो सकता है शायद ऐसा ना हो, लेकिन कई जगहों पर देखा गया है अजय कि जो गाड़ियां ट्रक खड़ी होती हैं बीच कभी कभी हाईवे पर, क्योंकि जो आगे
तेज रफ्तार में गाड़ी आती है। बिल्कुल उनकी गलती हो सकती है जो लोग गाड़ी तेज रफ्तार में चलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हाईवे के बीच में ही एक्सप्रेसवे पे ही गाड़ियां एक तरफ खड़ी रहती हैं, कई बार ऐसा मौका आता है जब आगे पीछे लेफ्ट राइट करने के चक्कर में गाड़ी आगे जाकर ठुक जाती है, चाहे वो बस की बात हो, चाहे वो कार की बात हो। तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें लोगों की जान चली गई है। फिलहाल प्रशासन क्या करता है, कौन सी कार्रवाई करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अखंड जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको पता है कई प्रदेश के बॉर्डर होते हैं, बॉर्डरों पर ट्रक खड़े होते हैं, उनकी जांच भी की जाती है। जांच करने के लिए इसलिए की जाती है कोई अवैध सामान तो न जा रहा हो उसमें, या कोई भी चीज, इस वजह से भी ट्रक खड़े होते हैं, ट्राले खड़े होते हैं। क्योंकि अब प्रशासन लगातार कई प्रदेश से गाड़ियां आती हैं जगह जगह, और सभी जगह से ये बड़े वाहन आते हैं। तो अब अगर गाड़ियां एकदम से चेक तो नहीं हो जाएंगी, तो टोल प्लाजा वाले भी जो होते हैं वो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के हिसाब से ही चलती है, और वहां पर जो बॉर्डर पे लोग बैठे होते हैं उनके हिसाब से ही चलते हैं कि भाई चेकिंग करके ही गाड़ी निकल जाए। जिसकी वजह से हो सकता है कि गाड़ियां सड़क पर ज्यादातर खड़ी रहती हैं, और ये नजर आती है कि ट्रक खड़े रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है, लोगों की जान आफत में थोड़ा डालना पड़ेगा कि कहीं भी गाड़ी खड़ा करा दोगे आप। कोई उसके लिए एक जगह बनवाइए, कोई महफूज जगह बनवाइए। अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इस हादसे की सबसे बड़ी वजह है कि आज जो कहीं ना कहीं अनमैनेज तरीके से गाड़ियां खड़ी होती है, कई बार एक्सप्रेसवे या हाईवे के किनारे खड़ी होती हैं, लोगों को दिख नहीं पाता है, इसकी वजह से भी हादसे होते हैं। इस पे प्रशासन को या एनएचएआई या टोल प्लाजा की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कराए। बहुत जगह साइड वे बने होते हैं जहां पर आप खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं पे भी मना है वहीं पे खड़ी कर ली अपनी गाड़ी। और अगर ऐसे गाड़ियां नहीं, खड़ी होती है तो जो वहां पर जो लगातार चेकिंग करते हैं वो लोग क्या कर रहे होते हैं, क्या करते हैं वो, उनको नहीं पता होता कहीं भी बीच में गाड़ी रोक दोगे। बिल्कुल अखंड जी, ये बात तो सही है कि प्रशासन को इस बात की भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ ऐसा नहीं है। परंतु बस ये है, जैसे आप बता दें कि जैसे 6 लाइन होते हैं, 4 लाइन होते हैं, उस पे भी अन्य जगह होती है खड़ा करने के लिए जगह। एक लाइन होनी चाहिए ऐसी, प्रशासन को या शासन को पूरी तरह से एक लाइन देनी चाहिए कि इस लाइन पे गाड़ी खड़ी रहेगी। बहुत सारी जहां पर बनता भी है और लोग गाड़ी खड़ी भी करते हैं, वहां पे थोड़ा सा एक्सप्रेसवे हाईवे थोड़ा चौड़ा होता है, वो पे साइड वेज होते हैं, वहां पर आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पार्किंग स्थल भी होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ये बड़ी गाड़ियों के लोग होते हैं, वो बीच में ही रोड पे गाड़ी कहीं किनारे लगा करके, चाहे अब देखिए उनकी भी जिंदगी महफूज है, उन्हें भी नींद आती तो शायद वो सोचते होंगे यहीं खड़ी करके सो जाए। लेकिन चाहे जो वहां पे टोल प्लाजा के कर्मचारी, उनको जगह जगह इस तरीके से बताना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, इस जगह पर आकर के आप पार्क करिए, क्योंकि ऐसे हादसों के लिए ये ट्रक या फिर जो ऐसे अनमैनेज तरीके से रोड साइड खड़े होते हैं गाड़ियां, उससे भी इस तरीके के हादसे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम अखंड जी, जानकारी। एक खबर मैं आपको और बताऊंगा, जिला बिजनौर की है, जो काफी महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दूं कि बिजनौर में लगभग 15 दिन में आज लगभग 5 गुलदार पकड़े गए हैं, और कई मतलब संख्या नहीं गिनी जा सकती कि कितने गुलदार बिजनौर के अंदर हैं, ये बात अभी गिनी नहीं जा सकती। इन्होंने 2 साल में लगभग 36 लोगों को अपना निवाला बना लिया था। अब जब जिस तरह से किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद वन विभाग की टीम की आंख खुली है। यहाँ की डीएम ने फटकार लगाया, फटकार लगाने के बाद जब वन विभाग की आंख खुली, तो अब ये सोचिए 15 दिन के अंदर 5 गुलदार जो हैं वो पिंजड़े में कैद हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बता दूं कि गुलदार की संख्या नहीं पता है अभी तक कि कितनी संख्या है, पर इसको बचने के लिए एक मैसेज ऐसा होना चाहिए कि सरकार को इस तरह का कुछ करना चाहिए कि भाई पूरी क्षेत्र में जो गुलदार हैं, किसान परेशान हो गया, अगर खेत पे जा रहा है तो उसे डर लग रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि जो गांव के क्षेत्र होते हैं उनमें गन्नों की फसल, यहाँ ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल होती है, जिसमें गुलदार छुप के बैठ जाता है। गन्नों की फसल से थोड़ा सा डर लगता है, तो गन्ने की फसल जहां जहां है वहां पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उन्हें डर लगता है। और अभी भी इसी तरह से वन विभाग को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है अभी तक पता नहीं चल पाई है अखंड जी की कितने गुलदार हैं और कितने। फिलहाल 2 साल में 36 मौत जो हुई है वो एक दुख का विषय है, और अब जनप्रतिनिधि भी इस मामले पे आगे आए हैं अखंड जी। बिल्कुल सही बात है, सरकार को इस पर और विशेष ध्यान देना चाहिए। और सीएम योगी ने बहराइच सीतापुर में बड़ी बात कही थी, और कहीं ना कहीं भेड़ियों को लेकर के जिस तरीके से अभी सरफराज में भी बताएंगे कि किस तरीके से बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं गुलदार भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में वन विभाग की टीम को कहीं ना कहीं एक विशेष अभियान चलाना चाहिए इनको पकड़ने के लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 को कहीं ना कहीं पिंजरे में कैद किया है, तो और भी संख्या जो है उसकी पता लगानी चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर डर और भय का माहौल है। ऐसे में बहुत ज्यादा भयमुक्त तभी होंगे जब उनकी एक उचित संख्या, और जब वो पिंजरे में कैद होंगे या फिर कहीं वन विभाग अपने महफूज जगह पे उन्हें छोड़ करके आएगा। अजय बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सरफराज हमारे साथ बहराइच से हैं। सरफराज, बहराइच में लगातार भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, और एक दंपत्ति को एक बार फिर से जो बात निकल करके सामने आ रही है कि
बड़ी बुरी तरीके से उन्होंने उनकी जान ले ली है। एक भेड़िए की मृत्यु की बात आई थी, खबर आई थी, क्या है पूरा मामला, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके सामने आई? क्योंकि वहां पर दो अधिकारियों के दो अलग अलग बयान थे जो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं कि किसकी वजह से। एक एक अधिकारी कहता है कि शूट किया गया था, एक अधिकारी कहता है कि मरा पड़ा मिला था। तो आखिरकार क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, किस वजह से वो मरा था? और दूसरी जो खबर यही है कि बहराइच में जिस तरीके का आतंक देखने को मिल रहा है, 20 दिनों में इतने लोगों की, करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आखिरकार भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम क्यों है वहां का प्रशासन और वन विभाग की टीम? जी, अखंड जी, जैसे आपने बताया ना कि बुजुर्ग की जो मौत हुई है, काफ़ी बेहद तरीके से उसकी मौत हुई है, जिसके गले पे भी जानवर ने काटा, पंजे को काटा, हाथ के, पैरों के पंजों को काटा, काफ़ी बुरी तरीके से उसकी मौत हुई है। खैर, अब ये जो वन विभाग की टीमें हैं, वो अभी काम कर रही हैं और ग्रामीण भी लगातार वहाँ के उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने पिछले साल सुना होगा, मासी में जो भेड़िया कांड हुआ था, उसी तरीके से ये बंजारा टोकली में अब स्टार्ट हुआ है, 1 महीना हो गया लगभग। और जब भी मुख्यमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं, सीएम योगी जी, और वो कह के भी गए थे कि शूट एंड शॉट का ऑर्डर भी उन्होंने दिया था कि जानवर को शूट एंड साइट कर दो। और फिर भी अभी अब जो आपने से अभी पूछा कि जो भेड़िया मरा पाया गया था, उसका अभी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है कि कैसे क्या हुआ। बाकी डीएफओ की मैंने बाइट भी डाली है, वो आप चाहे तो दिखा सकते हैं। जी। नहीं, बिल्कुल सरफराज दिखाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के ये लगातार हमले हो रहे हैं और 20 दिनों से भेड़िए के आतंक में लोग अपने आप को महफूज नहीं, डर के साए में जी रहे हैं। आखिरकार वन विभाग की टीम क्या कर रही है? दो अधिकारी अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि अगर एक ही विभाग में रह करके अलग अलग अगर आपके बयान आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। रेंजर कुछ और कह बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। डीएफओ कुछ और कह रहा है। आखिरकार क्या वजह निकल के आई है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उस भेड़िए की, किस वजह से उसकी मौत हुई है? क्या बातें निकल करके सामने आई है? नहीं, नहीं, अभी तो ऐसा कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आज डीएफओ साहब क्या हो सकता है मीटिंग हो पत्रकारों की, कुछ बताने के लिए, तब आपको आगे हम बताएँगे क्या है इसमें। अच्छा, कर क्या रहे हैं सरफराज ये लोग? इतने दिनों से इस तरीके का आतंक जारी है और कहीं न कहीं एक भेड़िए की मौत भी हुई है, सस्पिशियस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार वन विभाग को क्यों नहीं मिल रहे हैं? उनके पास संसाधन काफ़ी सारे हैं और मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे कहा है, शूट एट द साइट किया है कि अगर वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो उसे शूट कर दिया जाए। आखिरकार वजह क्या है कि लोगों को भेड़िया आसानी से अपना निवाला बना ले रहा है, लेके भाग जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, उन लोगों को क्या इस बात की जानकारी भनक नहीं लग पा रही है? किस तरीके की कॉम्बिंग ट्रैकिंग की जा रही है कि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है, अपना आराम से शिकार करके निकल जा रहे हैं? नहीं, नहीं, कॉम्बिंग की जा रही है, पर वन विभाग भी अपनी मेहनत में लगा हुआ है और झूठा आरोप नहीं लगाया जा सकता है, और नहीं नहीं, प्रशासन भी झूठा लगा हुआ है। देखिए सरफराज, यहाँ और पे आरोप नहीं लगाया जा रहा है, आरोप बिल्कुल नहीं है। ये किसी को भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ना ही आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस बात को, सबसे बड़ी बात है कि देखिए वहां के लोग डर के साए में जी रहे हैं, तो आपके पास कुछ बिल्कुल, विशेष अभियान बिल्कुल। लगाने चाहिए। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो उसकी तादाद बढ़ा के 30 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, प्राइवेट लोगों को लेकर के आइए। क्या लोगों की जिंदगी से बड़ी सारी चीजें हैं? लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, कितने लोग घायल हो चुके हैं, कौन है वो? पहले बात तो इस बात पे ही संशय था कि भेड़िया नहीं कुछ और है, लेकिन अभी अगर 2 दिन पहले एक मरा हुआ भेड़िया मिला तो इसका मतलब इस बात की तस्दीक की जा सकती है ना कि वो भेड़िया ही है जो भेड़िए के हमले हो रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं वहां पर। इस तरीके के जब दंपत्ति को मारा पीटा गया, अब एक एसडीओ की गाड़ी को तोड़ा गया है, साफ तौर पर थोड़ा इस ही तरीके के कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लेगा ना। तो क्यों ग्रामीणों नहीं में अभी गुस्सा तो ग्रामीणों में तो अभी काफ़ी गुस्सा है। और देखिए अब आगे होता क्या है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे, उन्होंने शूट एंड चार्ट का ऑर्डर जो दिया था, तो अब तक प्रशासन क्या करे? प्रशासन को फिर बाहर से शूटरों को बुलाना चाहिए ना, जैसे मासी कांड में उन्होंने बुलाया था। अभी भी बिल्कुल कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं हो पाया है बस कि बिल्कुल जिससे या बिल्कुल तो भेड़िया पकड़ा जाए या सरफराज, तो वो मारा जाए। बिल्कुल यही कहने जी, का मतलब है सरफराज कि आपको एक कदम आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा, आपको एक कदम बिल्कुल, आगे आना पड़ेगा। लोगों की जिंदगियां बड़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को लगातार बिल्कुल। बच्चों को निवाला बना रहे हैं, बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे, हम ये नहीं कह रहे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप फील्ड पर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको संसाधन
जरूरत से ज्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो शायद भेड़िया बहुत चालाक है कि आपकी नजर से बहुत दूर है और अपना शिकार करके आसानी से चला जा रहा है। तो आपको कम से कम इस तरीके की तस्दीक करनी चाहिए, इस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, इस तरीके के संसाधन जुटाने चाहिए कि जिससे कहीं ना कहीं जो भेड़िए का आतंक इस इलाके में फैला हुआ है वो कम से कम खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों की जिंदगी महफूज है, जिंदगी की लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है, लोगों की जान ज्यादा कीमती है, या फिर तो भेड़िए को पकड़ने के लिए संसाधन खर्च होगा ना, लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी ना। क्यों नहीं बचा रहे उसके लिए, क्यों नहीं लगा रहे संसाधन? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप जो भी हो सके एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, तो आप क्यों नहीं लगा रहे? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जी जी, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं यूपी के, उन्होंने ये भी कह रखा है कि जिसका मकान नहीं उसका मकान भी बने, और जिसके घर में दरवाजा नहीं दरवाजा भी लगाया जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जी अखंड। अब बिल्कुल सरफराज, अब क्या बोले कि अधिकारी किसकी बात सुनते हैं, क्या अपने मन से ही करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, मैं बिल्कुल सही बात है, आपने भी अच्छी पॉइंट बोली और हम लोग भी यही बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप क्या कर रहे हैं, पर आपकी तैयारी थोड़ी कम है, इस बात को बता रहे हैं कि थोड़ी सी तैयारी को अपनी बढ़ा दीजिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं ये भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके कंधों पर है, वो आप पर ही विश्वास करेंगे ना, किस पर करेंगे विश्वास? आपसे ही अपनी बात कहेंगे ना। तो कम से कम सरफराज जरूर पूछिएगा वहां पे जो बड़े अधिकारी हैं वन विभाग के या प्रशासन से कि क्या आपने तैयारी कर रखी है, कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत आप लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए एक ट्रैपिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी तक तो आप नहीं पकड़ पाए, और जो भेड़िया मिला भी है वो मृत अवस्था में मिला है। 2 अधिकारी रेंजर और जो विभाग के अधिकारी उनके अलग अलग बयान है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार भेड़िया कब तक पकड़ा जाएगा, लोग कब तक चैन की सांस ले पाएंगे? और जानकारी के लिए जुम्मन कासगंज से जुड़े हुए हैं। जुम्मन, कौन सी बड़ी खबर है? जी, अगर मैं बता दूं आपको, कासगंज जनपद के पटियाली में सीओ पटियाली संदीप वर्मा ने एक नीली बत्ती लगी हुई और फोटो लगी हुई गाड़ी को पकड़ लिया, और उस पर लिखा था मानव अधिकार सुरक्षा संगठन। वहीं सीओ ने गाड़ी को पकड़कर जो है पटियाली कोतवाली में पहुंचा दिया, और जो गाड़ी का मालिक था ओमपाल, उससे पूछा ये आपने होटल और नीली बत्ती किसके कहने पर लगाई है? बताया जा रहा है कि वो जो होटल लगाया गया था गाड़ी में, और नीली बत्ती और रुआब लोगों पर जमाने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए इस तरीके से ये वो अपने आप को दिखाता था कि तो बहुत अपने आप में कुछ हो। वहीं इसी को लेकर जो है सीओ पटियाली संदीप वर्मा ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है, और गाड़ी मालिक गोपाल ने कहा कि सर मुझसे गलती हो गई, इतना सॉरी बोला। लेकिन देखा जाए इस तरह से लोग गाड़ियों में होटल लगा लेते हैं और ये नीली बत्तियां लगा लेते हैं, तो इन पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए, जैसे कि कासगंज जनपद के पटियाली में सीओ पटियाली संदीप वर्मा ने कार्रवाई की है। जी अखंड। जुम्मन, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग पता नहीं किसके ऊपर रुआब जमाना चाहते हैं, किसको रुतबा दिखाना चाहते हैं। जब आप उसके पास वो पद ही नहीं है कि आप अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगा सके, स्कूटर लगा सके, तो किसको दिखाना है, किसके ऊपर रुआब झाड़ना? सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब पुलिस रोकती है तो उन पर भी कई बार अपना रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आगे नहीं चलती है। सवाल यही है कि जिस वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक मुहिम छेड़ी और वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए नीली बत्ती को पूरी तरीके से बैन कर दिया, कुछ लोगों को छोड़ करके, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नीली बत्ती का जो शौक है वो उनसे खत्म नहीं हो रहा है, जो मोह है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो ना जाने किसको दिखाना चाहते हैं, किसके ऊपर रौब जमाना चाहते हैं, समझ से परे है। लेकिन पुलिस काबिले तारीफ है, पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम नहीं है कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक से बढ़कर एक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग झूठा रौब गाड़ने के चक्कर में कई बार आपने भी देखा होगा जुम्मन, साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से बड़े अधिकारी बन करके, आईएएस अधिकारी बन करके प्रोटोकॉल ले रहे हैं लोग, ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं लोग। कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि उनको रोक पाए, लेकिन बहुत से ऐसे फर्जी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी पकड़े गए हैं और यूपी पुलिस ने उनको सलाखों के पीछे भेजा है। लेकिन जो भी इस तरीके का कार्य करते हैं, देख लें, कासगंज से ये तस्वीरें हैं, कासगंज से ये खबर है कि किस तरीके से रौब गाड़ने के लिए लगातार वो एक नीली बत्ती और हूटर का इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जुम्मन इस तमाम जानकारी के लिए, और बहुत अच्छी खबर भी है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज भी है। लगातार फर्जी अधिकारियों की एक बहुत बड़ी तादाद में लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं रौब झाड़ने के लिए। लेकिन लगातार पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाती है, कई लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजने का प्रयास करती है। एक खबर और भी बता दें आपको कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, सपा सरकार में कद्दावर मंत्री थे, खनन मंत्री भी थे, उन्हें
करीब 8 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो लगातार जेल में है। कल उनके ऊपर जेल के भीतर हमला हो गया है और जेल के भीतर हमला हुआ जिसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। उनके सर पर करीब 3 से 5 टाके लगे हैं, जो जानकारी निकल करके सामने आई है। तुरंत उनको केजीएमयू ले जाया गया और जब आज उनकी पत्नी को, जो विधायक है, उनकी बच्ची रोते हुए गई थी और कहीं ना कहीं बताया था कि साफ तौर पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनको मारने की नियत से उनके ऊपर हमला किया गया है। सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है, सफाई करने का काम था, किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई, जिसके बाद उसने किसी धारदार चीज से पूर्व मंत्री के ऊपर हमला बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पूरी घटना पर जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है कि किस तरीके से पूर्व मंत्री के ऊपर हमला किया गया है। वीवीआईपी और पूर्व मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, जेल तक सुरक्षित नहीं है, कैसे आम जनमानस सुरक्षित होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया गया इस पूरी घटना के बाद। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि जेल के अंदर इस तरीके से एक पूर्व मंत्री के ऊपर धारदार से हथियार से हमला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उस पर जरूर सवाल खड़े करता है। फिलहाल उनकी जो जिंदगी है वो खतरे से बाहर जरूर बताई, लेकिन गंभीर चोट उनको कल जरूर लगी थी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।